फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, इट मींस इट इज हाईली स्केलेबल और देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी टू इट। इट कुड बी स्केलेबिलिटी और इट कुड बी समथिंग एल्स, डजंट मैटर। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोस? व्हेन आई से आई एम कंप्यूटिंग समथिंग, व्हाट डज इट मीन? using resources like memory processors. अगर बहुत आसान भाषा में बात करूं तो कंप्यूट का मतलब होता है प्रोसेसिंग, है ना? आप अगर 2 + 2 करते हो, दैट इज कंप्यूट। जस्ट ऑन अ सिंपल लेवल। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ये जो सर्विस है, ये आपको क्लाउड में सर्विस बनाने के लिए हेल्प करता है। जैसे एस3 का पर्पस क्या था? कंपनीज को हेल्प करता है डेटा स्टोर करने के लिए। एडब्ल्यूएस का हर किसी सर्विस का एक पर्पस होगा, हर पर्पस कंपनी के कोई ना कोई प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है। जैसे कंपनीज को बड़ा डेटा रखने की प्रॉब्लम आता था, एस3 आ गया। अब ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस बनाना है क्लाउड के ऊपर, सो वी हैव EC2। ईच एंड एवरीथिंग दैट यू विल सी ऑन AWS विल हैव सर्टेन रेलेवेंस फ्रॉम सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर फेसिंग। रिमेंबर दैट। तो आप जब खुद भी स्टडी करोगे, हमेशा सोचना है कि मैं जो आगे प्रैक्टिस कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? व्हाई एम आई लर्निंग EC2 इन द फर्स्ट प्लेस, है ना? व्हाई एम आई नॉट वाचिंग Netflix इंस्टेड? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। बट व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स एस3, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कंटेक्स्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए एस3 यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस चाहिए, इसके लिए EC2 यूज करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को सर्वर क्यों चाहिए? ईच एंड एवरीथिंग जो आप आपके सामने देख रहे हो, आपके आजू-बाजू जितना आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री छोड़ दो, बाकी कोई भी इंडस्ट्री, उनका सारा काम किसी ना किसी सर्वर के ऊपर चलता है। यू नेम इट। आप लेट्स से डीमार्ट में बिल बनाते हो, है ना? आप चेकआउट करते हो, आप खरीदने के लिए बस एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जाते हो, बाहर आते हो ₹5 का बिल हो जाता है। यू डोंट नो कैसे बन गया, लेकिन बन गया। एंड में वो बंदा आपका एक बिल बनाता है। आपका जो बिल बनता है, अलॉन्ग विद एवरी अदर कस्टमर इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच एंड एवरी ब्रांच इन द कंट्री विल गो टू अ डेटाबेस सर्वर, है ना? एक सेंट्रल जगह पे वो आ जाता है। डेटाबेस सर्वर से कोई उसे उठाएगा और उसे चार्ट के फॉर्मेट में विजुअलाइज करेगा, वो हो गया टैबली सर्वर। वहां से उसे एक्सपोर्ट करेगा और कोई बिजनेस इंटेलिजेंस वाला उसके ऊपर डिसीजन लेगा। ये डीमार्ट का यूज केस हो गया। आप ऐसे कोई भी यूज केस उठा के देख लो, हर जगह पे कोई ना कोई सर्वर इन्वॉल्व है। आप पबजी खेलते हो तो गेमिंग सर्वर है, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हो तो वेब सर्वर है। यू गो इनटू इंस्टाग्राम, देयर इज एन एप्लीकेशन सर्वर इन्वॉल्व, जो आपका आप जो भर भर के फिल्टर लगाते हो इंस्टाग्राम पे, उसके लिए इमेज प्रोसेसिंग लगता है। उस इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी सर्वर चाहिए। द आइडिया इज ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग अराउंड यू रिक्वायर्स सर्वर। अब 10 बार मैंने सर्वर तो बोल दिया, सर्वर का मतलब क्या है? कोई बड़ी फैंसी चीज नहीं है जो आप पिक्चर वगैरह में देखते हो, हैकर बैठा होता है हुडी पहन के, वो सर्वर के ऊपर लॉगिन करता है। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जो आप कंप्यूटर में आप यूज कर रहे हो, दैट इज आल्सो सर्वर। ओके, द फोन दैट यू हैव इन योर हैंड, इट इज आल्सो सर्वर। इट्स जस्ट दैट जो हम लोग कंपनी में यूज करते हैं उनका कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके लिए जब हम लोग सोचते हैं कि यार सर्वर होगा तो मतलब बड़ा कोई डब्बा होगा, नॉट नेसेसरी। उसको भी वही सीपीयू है, वही रैम है, वही स्टोरेज है, वही नेटवर्क है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोग मोर और लेस यूज करते हो। ओके, सो व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग? पहली बात, सर्वर का मतलब एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, कभी उसका कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है, कभी कम होता है। दूसरी चीज, कोई भी बिजनेस ले लो, उनको आईटी इंफ्रा सेटअप करने के लिए सर्वर चाहिए ही चाहिए। उनका यूसेज कुछ भी, है ना? डेटाबेस हो, वेब हो, एप्लीकेशन हो, प्रोसेसिंग हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो। अभी आपने सुना होगा, आपका कोई फ्रेंड एसएपी में होगा, आपका कोई फ्रेंड मे बी डेटाबेस में होगा। यू माइट हैव सर्टेन फ्रेंड हु माइट बी डूइंग सम ऑटोमेशन टेस्टिंग। एसएपी का बंदा जो एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करता है, वो भी किसी सर्वर के ऊपर है। डेटाबेस का बंदा SQL सर्वर के ऊपर कोई क्वेरी करता है, दैट इज अगेन सर्वर। ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोई इंसान है जो कहीं पे स्क्रिप्ट रन करता है, वो खुद के कंप्यूटर के ऊपर नहीं करेगा स्क्रिप्ट रन, दे विल रन इट ऑन सम सर्वर। यू नेम ETL टेस्टर, ETL डेवलपर्स, डजंट मैटर, ईच एंड एवरीबॉडी विल रिक्वायर अ सर्वर। तो अगर सबको जरूरत है, सबके पास प्रॉब्लम्स है, तो AWS प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए EC2 मशीन प्रोवाइड करता है, या फिर EC2 सर्विस। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। अब हमने रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन का कांसेप्ट देखा था, सबको याद है? अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होता है डेटा सेंटर, रीजन मतलब ऐसा लोकेशन जहां पे डेटा सेंटर होस्ट है। सिंपल। अब इन डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स होते हैं, जो आपके सामने बड़ा डब्बा दिख रहा है, ये दीज आर कॉल्ड रैक्स। अब जब आप AWS में EC2 के अंदर कोई सर्वर बनाते हो, लेट्स से दीपक ने जाके सर्वर बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीपक को ये पूरा का पूरा रैक मिल गया। नो, इस रैक के ऊपर छोटा सा कैपेसिटी दीपक को जितना चाहिए उतना उसे एलोकेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वहां पे कोई बंदा एक बड़ा डब्बा उठा के साइड में रख दे, बोलेगा ये दीपक का कंप्यूटर, ये पूनम का कंप्यूटर, ये श्रद्धा का कंप्यूटर। ऐसा नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड वर्चुअल मशीन्स। ओके, अब वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है? आई विल गिव यू गाइस अ प्रॉब्लम। मेरे पास विंडोज का कंप्यूटर है। एवरीबॉडी प्लीज फोकस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, दिस इज फेयरली इंपॉर्टेंट, ये आपको बाद में बहुत काम में आएगा। लेट्स इमेजिन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे पास विंडोज का कंप्यूटर है और मुझे किसी ने बताया कि अगर मुझे आईटी में जाना है तो मुझे लिनक्स सीखना बहुत जरूरी है। अब मुझे लिनक्स प्रैक्टिस करने के लिए लिनक्स का मशीन चाहिए, लेकिन मैं नया कंप्यूटर तो खरीद नहीं सकता। आई डोंट हैव दैट मच मनी। व्हाट कैन आई डू? सर VMware। या दीपक? हम अपने विंडोज मशीन पे सर हम ये हाइपरवाइजर डाल करके एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, परफेक्ट। जिस पे हम लिनक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके RHEL इंस्टॉल करके उसको एक वर्चुअल इंस्टेंस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा कंप्यूटर, मतलब विंडोज के ऊपर से। सर उसको बोलेंगे हम सर टाइप टू हाइपरवाइजर। राइट, ये बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है। पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे कि ड्यूल बूट कर देते थे मशीन, है ना? लिनक्स का एक चंक अलग, विंडोज का चंक अलग, दोनों से हो जाएंगे। लेकिन अभी जो पूनम और दीपक ने एक सोल्यूशन बताया, VMware, उसमें दीपक ने एक वर्ड यूज किया, हाइपरवाइजर। अब ये VMware हाइपरवाइजर क्या है? VMware एक आपस का एप्लीकेशन है। हाइपरवाइजर इज मोर और लेस अगेन सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स यू डिस्ट्रीब्यूट योर फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्चुअल मशीन। सिंपल भाषा में, मेरे पास एक कंप्यूटर है, 10 जीबी रैम है। मैं VMware को यूज करके मेरे ही कंप्यूटर पे 2-2 जीबी के 5 कंप्यूटर्स बना सकता हूं, वर्चुअल मशीन्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेरे कंप्यूटर के लिटरली 5 टुकड़े कर दिए, नहीं, बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो ऐसे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, दे बिहेव एज इफ दे आर सेपरेट कंप्यूटर्स। तो मेरे पास सोचो 10 जीबी के रैम वाला कंप्यूटर है, तो मैंने 2 जीबी रैम एक कंप्यूटर को दे दिया, एक वर्चुअल मशीन को, एक सीपीयू दे दिया, 10 जीबी का स्टोरेज दे दिया। तो वो वर्चुअल मशीन इट विल एक्ट एज इट इज एन इंडिविजुअल कंप्यूटर, इसे हम लोग वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो आप जो क्लाउड के ऊपर आज हम लोग जो सर्वर बनाएंगे, इट विल बी अ वर्चुअल मशीन ओनली। ओके, ये जो रैक आप देख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर कैपेसिटी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। व्हाट इफ आई जस्ट नीड 1 जीबी रैम वाला मशीन? यू कैन डू दैट ऑन वर्चुअलाइजेशन। नाउ वर्चुअलाइजेशन इज नॉट अ कंसेप्ट प्रोप्राइटरी टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले भी वर्चुअलाइजेशन था, बस क्लाउड कंप्यूटिंग ने उसका यूज अच्छी तरह से करके दे फाउंड सक्सेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इस वर्चुअलाइजेशन को यूज करके हम लोग एक सर्वर कैसे बनाएंगे। AWS जो हम लोग सर्वर बनाएंगे क्लाउड के ऊपर, उसे बोलता है इंस्टेंस। अगर AWS इंस्टेंस बोलते हैं तो हम लोग इंस्टेंस ही बोलेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो इंस्टेंस का मतलब समझो, सर्वर, सर्वर का मतलब है कंप्यूटर, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड इनटू इट।
अब आप सोचो, आपको मैंने कहा कि आपको अगर AWS करना है, मैं ऐसा कहूंगा नहीं, ओके, बट इमेजिन मैंने आपको कहा कि अगर आपको AWS सीखना है तो जाके एक कंप्यूटर खरीद के लाओ, एक लैपटॉप ले लो। आप लैपटॉप लेने के लिए कोई डेल के शोरूम में गए, आप बोलोगे मुझे एक लैपटॉप दो, वो उठा के लाके देगा क्या? ही विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, राइट? व्हाट आर क्वेश्चंस ही विल आस्क? पहली चीज आपसे पूछेगा आपको विंडोज लैपटॉप चाहिए, लिनक्स चाहिए, बराबर? एवरीबॉडी एग्रीज? या तो ये विंडोज या लिनक्स है, ये क्या है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम लोग भी क्लाउड के ऊपर सर्वर बनाएंगे ना, हमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है। दूसरी चीज सेल्स में आपसे पूछेगा कि आपको इसमें कितना रैम और कितना सीपीयू चाहिए। सीपीयू मतलब कोर, सबसे पूछेगा ना, ऑक्टा कोर चाहिए, क्वाड कोर चाहिए, हेक्सा कोर चाहिए, डुअल कोर चाहिए, राइट? इंटेल का कौन सा जनरेशन चाहिए, ये हो गया उसका सीपीयू। और 16 GB रैम चाहिए, 12 GB चाहिए, 4 GB, 8 GB, जो भी है, ये सवाल वो आपसे पूछेगा। अगेन इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त हम लोगों से सेम चीज वापस पूछी जाएगी। देन एक बार आपको कंप्यूटर मिल गया, आप उसके ऊपर लॉगिन करते हो, एक डिफॉल्ट पासवर्ड डालते हो 1 2 3 4, राइट? वैसे ही AWS में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीपैड, दिस इज जस्ट अ पासवर्ड टू योर मशीन। एंड द लास्ट थिंग इज फायरवॉल। अब ये फायरवॉल अगेन हम लोगों ने इतने मूवीज देखे हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फायरवॉल टू द सर्वर सिंपली मींस आपके मशीन तक या फिर आपके इंस्टेंस तक कौन से लोग रीच कर सकते हैं, ये आप कंट्रोल करते हो। ये जो आपको कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है, इसको फायरवॉल बोलते हैं। AWS में उसे सिक्योरिटी ग्रुप कहा जाता है। आपको ये बेसिक चीजें डिसाइड करनी है जब आपको इंस्टेंस बनाना है। बाकी सारी चीजें भी कॉन्फ़िगरेबल है, लेकिन इफ यू कीप देम डिफॉल्ट इट इज फाइन। ओके, गो एंड क्रिएट आवर फर्स्ट इंस्टेंस, लेट्स डू इट। तो आपको सर्विसेज के अंदर यू वुड सी अ सर्विस कॉल्ड कंप्यूट। कंप्यूट के अंदर आपको दिखेगा EC2, उसके नीचे का वन लाइनर पढ़ो, व्हाट इज इट? वर्चुअल सर्वर सम क्लाउड, दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड, राइट? लेट्स हैव अ लुक। अभी आप देखोगे ये मेरे अकाउंट के नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर के EC2 का इन्फॉर्मेशन बता रहा है। EC2 जो है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रीजन स्पेसिफिक सर्विस। मतलब क्या है? अभी अगर मेरे मुंबई में कोई इंस्टेंस रनिंग है ना, तो यहाँ पे ही दिखेगा, मुझे मुंबई में स्विच करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा हो सकता है कि गलती से आपने मुंबई में कुछ क्रिएट किया, अगले टाइम आप लॉगिन करते हो आपका लॉगिन नॉर्थ वर्जीनिया में हुआ है, आप मुंबई का इंस्टेंस भूल जाओगे और आपको मिलाएगा। ओके, इसके लिए प्रैक्टिस करते वक्त स्टिक टू वन रीजन। एनीहू, अगर आपको मैं इंस्टेंस का टैब दिखा होगा, यहाँ पे यू विल सी वन EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी इन रनिंग स्टेट। ये क्या है? ये हमारा वो वेबसाइट है जो आपको हमने दिखाया था ना, जहाँ पे आपने रेज्यूमे अपलोड किया था, न्यूज़लेटर के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड डाला था, ये वही सर्वर है। इसका IP एड्रेस भी आप देखोगे तो वही होगा जो आपने ब्राउज़र में डाला होगा, 54167 ये ऑलरेडी रनिंग इंस्टेंस है, हम लोग खुद का भी बनाएंगे। लेकिन आप इसके आगे देख रहे हो क्या लिखा है? US East 1D, है ना? ये क्या है? AWS का अवेलेबिलिटी जोन का नेमिंग कन्वेंशन है। मतलब नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 डेटा सेंटर है, तो AWS नॉर्थ वर्जीनिया रीजन को बोलता है US East 1, और उसके अंदर के जो डेटा सेंटर्स है ना, उसे बोलता है US East 1A 1B 1C 1D 1E 1F। ये सिर्फ उसका नेमिंग कन्वेंशन है, बाकी बात वही है। तो आपका जो सर्वर क्रिएट होता है, अनलाइक द S3 बकेट, इट इज अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक। इट गेट्स क्रिएटेड इनसाइड एन ईजी। इसके कोई भी ऑटोमेटिक कॉपी वगैरह नहीं बनते हैं। अगर आप वो S3 के कंटेक्ट से आ रहे हो तो जस्ट लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर यू। ठीक है, लेट्स नाउ क्रिएट आवर ओन EC2 इंस्टेंस एंड रन सम टेस्ट ऑन इट। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस नाम का बटन है, सिंपली क्लिक। अब पहले के जमाने में 7 स्क्रीन थे विच यू हैड टू कॉन्फिगर इन ऑर्डर टू लॉन्च एन इंस्टेंस। अब 7 स्क्रीन को AWS ने एक ही स्क्रीन में मर्ज कर दिया, लेकिन कंसेप्ट वही है, सिर्फ डिजाइन बदला है। ओके, सिर्फ पैकेजिंग बदला है, अंदर का मान वही है। तो यहाँ पे हम लोग EC2 इंस्टेंस को एक नाम देंगे। अब EC2 इंस्टेंस का जो नाम है ना, ये इसलिए ऐसा नहीं है, ये यूनिक वगैरह होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टैग है। आप कुछ भी नाम दे दो चलेगा, नो प्रॉब्लम्स। ओके, अब हमें पूछा जा रहा है AMI, Amazon मशीन इमेज। जो आप लोग लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हो तो पहला सवाल आपसे पूछता है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये AMI आप जो सिलेक्ट करोगे वो बताएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन को मिलेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे Amazon लिनक्स, मैक OS, Ubuntu, विंडोज, रेड हैट, सूजे। आप जो भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है, यू नीड नॉट वरी। तो अगर आपको कोई कंप्यूटर बनाना है, सर्वर बनाना है, तो आपको सबका ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। अब हमारे प्रैक्टिस के लिए मैं Amazon लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर रहा हूँ। लेट्स स्टिक विद दैट, लेट्स स्क्रॉल डाउन। अब जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना मेमोरी, कितना CPU चाहिए, बराबर है? लैपटॉप खरीदते वक्त वैसे ही अभी हमें AWS पूछ रहा है कि आपको इंस्टेंस तो बनाना है, लेकिन उसको कितना मेमोरी, कितना CPU देना है। ये डिसाइड होता है इंस्टेंस का जो नाम है ना, T2 माइक्रो दिख रहा है आपको, T2 डॉट माइक्रो। ऐसा हर इंस्टेंस टाइप को एक नाम दिया है, आप जो नाम सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से उसका कैपेसिटी है। तो शो यू एन एग्जांपल। T2 माइक्रो को कितना कैपेसिटी है? 1 CPU 1 GB रैम। ओके, अब हम लोग कोई दूसरा इंस्टेंस सिलेक्ट करते हैं। ये वाला देखो, T2 नैनो 0.5 GB रैम 1 CPU। ये छोटे वाले इंस्टेंसेस हैं, जैसे ही आप स्केल करते जाओगे यू वुड सी ऐसे भी इंस्टेंसेस है वेयर वन इंस्टेंस हैज 8 TB ऑफ रैम, वन इंस्टेंस, एंड यू कैन लॉन्च थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस लाइक दिस। एंड आपको अभी रिसेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप जब मन चाहे इंस्टेंस का टाइप बदल सकते हो लॉन्च करने के बाद भी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी में आप सोचोगे कौन सा इंस्टेंस टाइप चूज करना है, मुझे कैसे समझेगा, कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद बेसिक देन स्केल, नो प्रॉब्लम्स। राइट, आगे आपसे पूछा जा रहा है पासवर्ड, मतलब आप इस सर्वर पे लॉगिन करने के लिए कौन से पासवर्ड को यूज करोगे। यहाँ पे बस वो पासवर्ड का टाइप थोड़ा अलग है, इसे कीपैड बोलते हैं। ओके, जैसे घर का एक ताला होता है उसका एक चाबी होता है, वैसे ही दिस विल हेल्प यू क्रिएट अ की फॉर योर इंस्टेंस, फॉर योर सर्वर। लेट्स क्विकली क्रिएट वन। आपका नया अकाउंट होगा तो आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा, मेरा पुराना है, मेरे पास पहले से ही बहुत कीज़ है, तो आई कैन यूज एन एक्जिस्टिंग वन एज वेल। यू नीड नॉट क्रिएट अ न्यू वन एवरी टाइम यू क्रिएट अ मशीन। ओके, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कीपैड। ब्राउजर में अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑब्जर्व करो, एक फाइल डाउनलोड होगा मेरी मशीन के ऊपर, देखा? तो ये क्या है, कीपैड डाउनलोड हुआ है। हम मे बी लिटिल लेटर स्टेज में देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, अभी के लिए उसको वैसे ही रहने देते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड लेट्स नाउ कम टू द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, फायरवॉल या सिक्योरिटी ग्रुप। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो, 2 मिनट के लिए हम लोग डे वन को याद करते हैं हमारे, है ना? डे वन पे हमने क्या किया था, एक छोटा सा वेबसाइट देखा था, ये वाला सबको याद है?
आपने क्या किया था, ब्राउजर में इससे लॉगिन किया था, करेक्ट? ये वेबसाइट एक लिनक्स मशीन के ऊपर है, ये वाला लिनक्स मशीन है। अब आप देखोगे कि मैं इस लिनक्स मशीन के ऊपर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? ये बैकएंड है हमारा पूरा, कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वो सर्वर स्टॉप कर सकता हूँ, चाहूँ तो वेबसाइट का डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब आप लोग मुझे बताओ, कैन यू गाइज लॉग इन टू फ्लिपकार्ट्स वेब सर्वर्स? नो नो सर। नॉट पॉसिबल। नो। गूगल का होगा क्या? गूगल का भी नहीं होगा। आप कोई भी वाइडर एप्लीकेशन देख लो, कहीं पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? उन्होंने एक ऐसा फायरवॉल बनाया है जिसमें उन्होंने बोला कि आप मेरे मशीन तक पहुंच सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्राउजर से। वो जो मेरा वेब एप्लीकेशन है सिर्फ उतना देखो, बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज करने के लिए अलाउड नहीं। फ्लिपकार्ट के यूजर इंटरफेस पे आओ, वहाँ पे शॉपिंग करो, ऑल गुड। पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में झांकने की जरूरत नहीं, व्हाट वी आर डूइंग व्हाट नॉट। तो दिस दे आर कंट्रोलिंग वाया फायरवॉल। आप अगर ये छोटा सा डायग्राम, इफ यू गाइस कैन सी दिस वन, बॉटम राइट कॉर्नर, डू यू सी सर्टेन ट्रैफिक इज गेटिंग ब्लॉक्ड, सर्टेन ट्रैफिक इज बीइंग अलाउड? आई होप द इमेज कैरीज द पॉइंट। या कुछ ट्रैफिक को अंदर आने दिया जा रहा है, कुछ ट्रैफिक को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो आपके साथ डेली बेसिस पे होता है। आप जब फ्लिपकार्ट को एक्सेस करते हो, अज्यूमिंग दैट आप डेली बेसिस पे शॉपिंग करते हो, एवरी टाइम यू लॉग इन ऑन फ्लिपकार्ट, द फायरवॉल अलाउज यू टू लॉग इन। अगर आप कभी फ्लिपकार्ट के ऊपर बैकएंड में लॉग इन करने की कोशिश करो, फायरवॉल आपको ब्लॉक कर देगा। ओके? इसके लिए मे बी आपने कभी सुना होगा, कभी कोई इशू आया तो लोग बोलते हैं फायरवॉल ब्रीच हो गया। किसने सुना है? राइट? तो हैकर्स का काम यही है, हैकर्स विल ट्राई एंड ब्रीच द फायरवॉल। एनीवेज, अब यहाँ पे जब हम लोग इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें AWS चूज करने देता है कि आपके इंस्टेंस तक ट्रैफिक कहाँ से आ सकता है और कैसे आ सकता है। मतलब देखो, ये SSH मतलब अभी जो मैंने ये ब्लैक टर्मिनल को कनेक्ट किया, इसे SSH कहते हैं लिनक्स में। आप लिनक्स के CLI को कनेक्ट करते हो कहीं से, तो वी से वी आर SSHing ऑन द इंस्टेंस। बट आप जो ब्राउजर से एक्सेस करते हो, दैट इज HTTP एंड HTTPS। तो इफ आई जस्ट वांट यू गाइस पर्टिकुलर IP टू रीच आउट टू मी, मे बी आई से 10 डॉट। अभी IP एड्रेस ऐसा क्या है, इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है, ये नेटवर्किंग बेसिक्स की बात है, वो मोस्ट लाइकली हम आगे डिस्कस करेंगे। बट द आइडिया इज सिक्योरिटी ग्रुप अलाउज यू टू कंट्रोल हु कैन रीच योर मशीन एंड फ्रॉम विच पोर्ट। ओके? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सारी इंटरनेट से मैं SSH ट्रैफिक अलाउ करता हूँ। SSH आपको नहीं समझा, नो प्रॉब्लम, ये जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हम लोग लॉगिन करते हैं उसे SSH कहते हैं। बाद में इसे हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। दैट्स इट। अगर आप चाहो तो आपके सर्वर का स्टोरेज बढ़ा सकते हो। आप इस सर्वर को मल्टीपल डिस्क अटैच कर सकते हो, एक डिस्क आप 16 टेराबाइट तक लेके जा सकते हो। सो लॉट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है। बट 8 GB फॉर नाउ इज इनफ। वी आर गुड विद आवर मशीन एंड वी कैन लॉन्च दिस सर्वर। इट विल हार्डली टेक 2 minutes फॉर दिस एंटायर सर्वर टू गेट क्रिएटेड एंड बी अवेलेबल फॉर यूज। सक्सेस दिख रहा है? सो इट मींस द सर्वर गॉट क्रिएटेड। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे अभी हमें दिखना चाहिए, देयर यू गो, हमारा नया मशीन क्रिएट हो रहा है। और आप देखोगे ये उसका नाम आया है, यहाँ पे उसका इंस्टेंस टाइप आया है T2 Nano जो हमने सिलेक्ट किया था। एंड वी ऑल्सो गॉट द अवेलेबिलिटी जोन इनसाइड व्हिच इट गॉट क्रिएटेड। नॉट ओनली दैट, दिस पर्टिकुलर सर्वर हैज अ पब्लिक IP एज वेल, पब्लिक एंड प्राइवेट IP। मैं इसे चैट में डाल देता हूँ, जब मैं कहूँगा तो आपको इसे ब्राउज़र में डालना है। ओके? तो जब तक ये लॉन्च होता है, लेट्स टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। सर्वर क्रिएशन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी है, हार्डली 5 मिनट्स। राइट? तो इसे आप फैंसी भाषा में बोल सकते हो, आई हेल्प माय ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिगर अ वर्चुअल सर्वर ऑन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन ऑफ AWS। वेरी सिंपल, राइट? एक क्वेश्चन है सर। या सर ये जो की पे बनता है ये सर पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों एक एक बनते होंगे, हाँ, मतलब कभी वही भी है ना आप, सर? वही कंसेप्ट है। हम्म, जब हम SSH का कीपैड बनाते हैं सर। व्हाइल लॉन्चिंग, तो AWS क्या करता है, प्राइवेट की आपको देगा, पब्लिक की हम्म, सर्वर के ऊपर रखेगा। ओके ओके? सर। SSH का फंडा ऐसा होता है कि जब आप प्राइवेट की लेके सर्वर के पास जाते हो, हाँ। सर्वर उस प्राइवेट की को लेकर पब्लिक की को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। ओके ओके सर। हो गया तो हम लोग बोलते हैं हैंडशेक हो गया। हाँ, तो इसके ओके लिए सर। जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो, योर सर्वर विल हैव द पब्लिक की इनसाइड अ .ssh फोल्डर एंड डॉट वंस एस यू एस टेक अ प्राइवेट की, फोल्डर। या वंस यू टेक अ डॉट प्राइवेट एस एस। की, ओके सर। डॉट एस एस फोल्डर जो यूजर के जैसे हमारे यूजर के फोल्डर के अंदर रहते हैं, जो कभी भी हम सीला एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर में बनते हैं जो डॉट एस एस टेम्पररी फोल्डर जो बनते हैं वो। ओके। ये जो SSH का .sh फोल्डर है उसके अंदर एक ऑथराइज्ड कीज नाम का फाइल होता है। इट इज हम्म, यूजर स्पेसिफिक। आप हर यूजर के लिए अलग अलग की अगर चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते तो क्या सर ये हर बार मतलब ये टाइम बाउंड होता है, ये चेंज होते रहते हैं क्या सर, जो अंदर के जो कीज हैं। हैं सर? नहीं, चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, बट हाँ, इंडस्ट्री रिकमेंडेशन है कि आप मेरी मंथली वगैरह की को रोटेट करो। ओके सर। ओके? या So just a small question. जब भी हम से 50 वर्चुअल सर्वर बनाना है फॉर एग्जांपल, एक डेटाबेस टीम के लिए, एक स्टोरेज टीम के लिए और फॉर सम अदर टीम, so basically we have to size the physical server first, correct? To understand what exactly, based on the memory or the CPU or the storage or the, I suppose, network also, we have to understand how exactly we have to size the physical server so that the VMs can be configured based on the memory and all that stuff that can be taken from the physical server. इसके लिए कुछ thumb rule है क्या, जैसे कि ये application के लिए इतना डालना है, और Amazon AWS will have automatic algorithms or some sort of rules for that, so that there is no problem of memory, or sometimes the user complains, or the end user customer or somebody complains that the system is running slow or that VM is running slow or fast. ओके, सो फिजिकल रिसोर्सेज के साथ वी डोंट गेट टू इंटरेक्ट एट ऑल। इट विल बी AWS विल बी मेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कंट्रोल चाहिए ऑन फिजिकल सर्वर, देयर इज अनदर पेमेंट मॉडल फॉर डेडिकेटेड होस्ट, वहां पे यू कैन चेक द फिजिकल सर्वर, फिजिकल जो भी उसका कैपेसिटी है रैक्स का, दैट थिंग्स यू कैन डू, बट दैट इज नॉट नीडेड एट ऑल इफ एट ऑल यू आर गोइंग विद द डिफॉल्ट ऑफरिंग। व्हाटएवर कैपेसिटी दैट यू नीड, the moment you select the particular instance type and you try launching it, AWS will tell you that particular availability zone has it or no. Okay? That's the first thing. Second thing is, let's say currently an application team or database team has come to us and they have requested for a server. Initially, we do not have an idea of how much capacity they're going to need. The ideal process here is you do a small POC with the test load and Okay. then check what they need. अब आप POC करते वक्त, when you are deploying something on the server, there is also a way to get insight on how much capacity the server is currently consuming by looking at CloudWatch metrics. You're seeing some graphs here?
Yeah. So currently my server is not running anything. So see the CPU utilization currently at 2.13%. So if I put it very bluntly, it means I have over provisioned this machine so far. It looks like it, right? I do not need this much capacity. When you will be deploying something on the machine, you can monitor metrics similar to these. See कि आपका utilization कितना हो रहा है. अगर 60, 70, 80% से ऊपर जाएगा, of course you need a bigger machine. If it is below 50%, that you can scale it down. So we have CloudWatch So the metrics. Yeah, the reason I was asking is purely from a difference point of view. For example, virtual server हम क्यों create करते हैं जाकि scalability हो और ज़्यादा cost effectiveness हो, correct? So, but that cost effectiveness and scalability or performance will be dependent on how the physical server is this thing, what do you call physical server performance maintenance and उसका जो control देगा उसके हिसाब से ही virtual server चलेगा ना. I mean, I'm coming to that point. I hope you understand what I'm trying to ask. I understood. Yeah. So when you're creating these machines, right? Yeah. The instance type that you select, it's going to decide what underlying hardware you get. So automatically AWS automatically configured it for whatever performance or speeds you want on the physical server, which you do not have to worry about. That's what you're saying. Correct. Based on the instance type though. Okay. So instance type is crucial here. The reason I'm reiterating that is T2 Micro, let's say, is a very small instance type. It is under a family called general purpose. Which instance types are typically designed to handle higher memory workloads. We call them memory optimized machines. There are certain instances which are there for managing graphical processing. We call them GPU machines. So the type of instance that you select, it will decide what kind of underlying hardware you get and the capability of the machine. So let's say you are going to database. If you guys have heard of MongoDB or any other NoSQL database, you might have heard of. Those databases typically are notorious for requiring higher IOPS. So maybe आपको hard disk higher IOPS का लेना पड़ेगा. So depending on the type of application and the blockers that you see, you can switch the instance type and the EBS volume that you're seeing here. You see this provision IOPS? Yeah. So that's the generic idea. Again, I'll reiterate. Even if you get it wrong on the first time, let's say you go with some wrong instance type, now your database instance is not working fine. It hardly takes 4 or 5 minutes to change the instance type and switch it to something better. Okay. Sir, So that's where you feel sorry. Sir, I have a question. Sir, you complete, sir, first. No, so in terms of, see, basically when we consider any environment, as you said, we have to have a test and a staging environment before we roll it into production, correct? So in terms of performance, most of the resources, when you consider in a virtual environment, are shared, correct? So when we have shared resources, there will be some sort of reduction in the efficiency and the the performance. So is there any way that we have to have a benchmark or a thumb rule saying that these are, or you say we have to just choose the things properly and test it in a staging environment properly before we put it into a production environment, correct? Right. So I'll give you an example. So you talked about a thumb rule. So let's say you guys have data scientists in your company. They are leveraging Python. Again, Python memory management is very notorious for being bad. So if you have Python-based workload, you go with memory optimized machines. Let's say you have image processing, you go with compute optimized. So these are generic thumb rules, but these are not lines written in a stone, right? So not every time every Python code that somebody will write will be bad on memory consumption or memory optimization. I hope I'm making sense. Yeah, got it. Sir, Very in the similar database. context, one question, sir. Suppose, sir, I want to deploy a solution using this virtual instances, sir. Suppose my organization bought a solution, कोई solution या फिर हमारे organization में जो हम use करने वाले हैं, वो हमने मतलब खरीदा है, and we are deploying in our own organization. Suppose हमने virtual machines बनाए, sir, some for database, some for application server, some for gateways and other instances, sir. इसमें, sir, depending on the testing environment, sir, मतलब depending on the testing environment, before deploying a solution, depending on the testing environment, how do we decide कि मतलब this database server is going to take this much of resources, application server is going to take this much of resources for the solution to be compatible, sir? It has to be tested with dummy data. Okay. So इसे हम लोग कहते हैं capacity planning. So let's say I am deploying a database solution. I brought some license from somebody. अब मुझे इतना idea है कि मेरे पास जो data आने वाला है monthly maybe it might be 1 terabyte. Let's just assume a number. So when I am anticipating 1 terabyte of data, I will create a test environment जहाँ पे I need to test it with 10 GB data. And I think Poonam can confirm here. Testing team will have some dummy data to work with, right? Yes. जहाँ पे there is no sensitive fields exposed. Yes. So yeah. So what we'll do is we'll create some dummy data. We'll put it in the testing environment. We'll have similar code running on the dummy data, whatever your application is currently doing. Okay. Monitor the performance and now adjust the scale. Okay. Adjust the scale according to the requirement of the solution. Correct. Each and everything. So when you're doing a POC, you have to judge things on 2 parameters primarily. One is the volume, and another is the complexity of computation that you're going to perform. Okay, sir. So once you have these 2 things figured out, adjusting the scale is fairly easy. So just a question again. So basically, physical servers are required compulsorily. They cannot be removed completely. But in terms, just because there's a cost as well as performance and scalability is there, we are using virtual servers, virtual machines. That is Right. absolutely right way to put it. Okay. So there is no for example we want to have 20 virtual machines. Is there any ratio that Amazon says that we have to have to so many number of physical servers? I mean, I'm just asking out of curiosity. No, there's no such rule as such. There's no percentage in terms of 30-40% virtual रहेगा तो we should have around 40% what do you call? I'm just giving a figure, physical. Yeah. So that particular layer is completely abstract from us. We don't even get to see. I'll take it one step further. You're seeing this availability zone, right? Yeah. One AL can. Let's imagine अभी आपके account में, let's imagine you put your machine in the same AZ. But the interesting part here is my account's US 1A will be different than your account's US 1A. So AWS doesn't even reveal a physical location to the data center. Imagine that. So not only the location, but underlying network socket visibility, everything is kept abstract from us until we choose to go with a dedicated host where they reveal the details. So they have like designed it in such a way where you simply start using the machines. Nowhere it will say that it's a virtual machine and backend में हम लोग physical server use कर रहे हैं. They'll not even talk about that. Yeah, so basically, how do we, is there any dynamic scenario we have when the workloads increase all of a sudden? So, for example, the customer is processing around 1,000 instances, I mean, 1,000, whatever you may say, any customer is processing 1,000. Suddenly, you never know, right? Any .com or any sales store can increase all of a sudden to 10,000 also. Yeah. So, those dynamic workloads को कैसे manage करते हैं हम? Yeah, very interesting question. In fact, ये typical scenario पहले होता था. Flipkart का Big Billion Days, everybody is aware, right? So now I am that much old that during it started, I was in college, and one pen drive used to cost 1 rupee. है ना? They just put up that offer.
रात को 12 बजे जैसे ही सेल चालू होता था, फ्लिपकार्ट वेबसाइट यूज्ड टू गो डाउन। एनीबॉडी रिमेंबर्स दोस डेज? Yeah, यहाँ पे मेरे जितना I पुराना know. कोई है क्या इंसान? राइट, somebody will be Don't there. worry. Yeah. So I'm there. Don't worry. so what it means is Flipkart couldn't scale properly, right? Nowadays you would not see that option or you would not see that issue. Why? They have handled the scaling aspect very well. Sometimes there could still be glitches. अगर कल परसों का किसी ने मैच देखा है, माइक टायसन वर्सेस जेक पॉल, आई एम नॉट श्योर इफ एनीबॉडी watches that. Netflix The did server crash. went down. Yeah, they didn't anticipate, but it was a simple mistake. They do have the capability. Similarly, in cloud we have something called as auto scaling group, where based on the requirement, it will scale it automatically. The capacity, backend capacity. Once the requirement goes down, it will also terminate the servers. So you need not do any manual intervention there. Okay. But auto scaling has to be configured in the beginning only, or it is something Yes, which we you take have to care. anticipate it. Yeah. You have to anticipate it. Okay. सर जस्ट लाइक वी आर यूजिंग सर दिस यूसीएस ब्लेड्स एंड डेल स्टोरेज सॉल्यूशंस फॉर द डाटा सेंटर थिंग, मतलब हमारे डाटा सेंटर्स में हमने यूसीएस के ब्लेड्स वगैरह इंस्टॉल करके हैं जस्ट टू प्रोवाइड द स्टोरेज टू दिस वर्चुअल इंस्टेंसेस इन द क्लाउड. Okay, I am not. I've never heard of UCS, to be honest. But could be something similar. I'll have a look into it. ओके सर. Right. Pretty interesting questions. And rest of the folks, the questions you might think कि IT से है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता और मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता. Of course not. These questions are coming from folks who are working in IT and they have a certain idea. And we call them veterans, IT veterans. So of course their questions will be a little one step higher, which you might not understand right now. But don't worry, and even if you ask them, they'll agree. Organizations में जाने के बाद you understand everything. It's a flow that everybody will get into. Even when these folks entered, जब ये लोग भी उनके जॉब के पहले दिन के लिए गए होंगे, उनको लगा होगा मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव करूंगा, सबको लगता है. बट नेवर वरी, दीस थिंग्स आर फेयरली सिंपल. अभी ये लोग आपको बताएंगे यार कुछ नहीं लगता इसके लिए, है ना? इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, अब इंस्टेंस तो बना लिया, लेकिन जब तक इसका कुछ यूज नहीं करते तब तक मजा नहीं है इसमें. बस बना है, नॉर्थ वर्जीनिया में अच्छा दिख रहा है ना? प्लेट पे फूड है, बट हाउ डू वी ईट इट? हाउ डू वी नाउ यूज दिस मशीन? नाउ देयर आर वेज टू कनेक्ट टू दिस मशीन यूजिंग व्हिच वी कैन रन सम कमांड्स. हमें इस मशीन से कनेक्ट करना है ताकि इसके ऊपर हम कुछ कमांड्स रन करें, कुछ इंस्टॉल वगैरह करें, तभी मजा आएगा. दो तीन तरीके हैं. मैं इसमें से एक ऐसा तरीका भी दिखाऊंगा जो कंपनी में हमें यूज नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ टाइम. बट आइडियली देयर आर सम इंडस्ट्री रिकमेंडेड वेज एज वेल. सो आई फर्स्ट डिस्कस द नॉट रिकमेंडेड वाला वे. ऊपर आपको कनेक्ट नाम का बटन दिखेगा एंड यू वुड सी दिस इजी टू इंस्टेंस कनेक्ट. यू सिंपली क्लिक ऑन कनेक्ट. ओके, हम लोगों ने लॉगिन कर लिया इस सर्वर के ऊपर. अभी ब्लैक स्क्रीन देखिए, आप डरो मत. ये एक लिनक्स का बॉक्स है, इसके लिए सीएलआई पे कनेक्ट किया है. अगर विंडोज का सर्वर क्रिएट किया होता तो आपको आपका जैसा विंडोज का कंप्यूटर वैसे विंडोज का कंप्यूटर दिखेगा. ये लिनक्स का मशीन है तो यहाँ पे मैं लिनक्स के कमांड्स वगैरह रन कर सकता हूँ. बट एक चीज अभी हमें एकदम दिमाग में डाल देनी है, एंड दिस फैक्ट माइट बी वेरी ऑब्वियस टू पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग. बट जो लोगों ने कभी काम ही नहीं किया और जिनको वर्चुअल मशीन के बारे में जानकारी ही नहीं है, एक फैक्ट समझ लो कि ये मेरा कंप्यूटर नहीं है. अभी जो कंप्यूटर से मैंने कनेक्ट किया है ना, दिस इज नॉट माय कंप्यूटर. दिस इज ऑल टुगेदर सेपरेट मशीन क्रिएटेड इन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन. ओके, व्हाई एम आई सेइंग दैट? जब हम लोग नया नया कोई सर्विस सीखते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग यही पे बोलते हैं सर मुझे मेरे कंप्यूटर का मेरा फोटो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, मेरे कंप्यूटर में इतने फोटो यहाँ पे नहीं दिख रहा है. देयर इज अ रीजन फॉर इट. ये आपका कंप्यूटर नहीं है, आपने बस इस कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट किया है ना? आप खिड़की में से दूसरे के घर में देख रहे हो, इतना ही फर्क है. ओके, दिस इज द विंडो यूजिंग व्हिच यू आर पीकिंग इनसाइड समबडीज होम. आपका घर अलग ही है अभी तक. नाउ वी कैन रन सम कमांड्स. अब हम लोग एक काम करते हैं, सिंस आपने पहले वेब सर्वर देखा है, तो यहाँ पे मैं एक सैंपल वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा. बट आई थिंक सर we'll probably take a short break and take some questions before we do that. Right? Sure. Let me quickly. Yeah, maybe we'll just quickly install the server and then take the questions. अब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए दो तीन कमांड्स ही है, बहुत आसान है ना? तीन मेजर कमांड्स हैं. सबसे पहले ये लिनक्स का कमांड है. अब जैसे मैं आपको बोलूंगा आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, आप क्या करोगे? गूगल में जाओगे, बोलोगे डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर. डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट 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 बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो एंड व्हाट हैपेंस? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है. वैसे ही लिनक्स में यम नाम का कमांड है ना? येलो डॉग अपडेट मॉडिफाइड, इसका बड़ा फुल फॉर्म है, कुछ इसका मतलब नहीं है. अब यम पैकेज मैनेजर को बोल रहे हो मुझे कुछ इंस्टॉल करना है. क्या इंस्टॉल करना है? HTTPD नाम का पैकेज. ये एक वेब सर्वर है. ओके, अब HTTPD पैकेज इंस्टॉल करते वक्त कुछ चीजें हमें पूछेगा. मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ पूछ मत, जो भी है उसे यस कर दे, है ना? डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, दोबारा मत पूछना. अगर मैं हाइपर वाई यहाँ पे नहीं डालूंगा और एंटर बटन दबाऊंगा तो देखो यहाँ से मुझे पूछेगा इज दिस ओके. इफ आई वुड हैव एंटर्ड हाइपर वाई इट विल नॉट बी आस्किंग मी. एनीवेज आई जस्ट एंटर वाई एंड नाउ प्रोसीड. ये कुछ नहीं, बस इंटरनेट से पैकेज ला रहा है और डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, नथिंग एल्स. वेरी इजी. हो गया. अब ये पहला स्टेप खत्म, सिंगल कमांड खत्म. अब दूसरी चीज, आपको मैं अगर बोलूंगा मेरे पास एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट के लिए होम पेज लगता है ना? एवरी वेबसाइट रिक्वायर होम पेज. फेसबुक का होम पेज, इंस्टाग्राम का है. अभी हम लोग एक वेब सर्वर बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए एक होम पेज भी तो लगेगा. तो हम लोग एक होम पेज बना देते हैं. अब आप चाहो तो थोड़ा फैंसी HTML लिख सकते हो, मुझे HTML आता होगा है नहीं, तो इसके लिए मैं सिर्फ टेक्स्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे. दैट्स इट. इसे हम लोग हमारे होम पेज में डाल देंगे. इंडेक्स डॉट HTML जनरली होम पेज का नाम होता है. ये हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया. अब सिर्फ लास्ट है, जैसे आपने आपके कंप्यूटर के ऊपर कभी वीडियो गेम इंस्टॉल किया होगा, वीडियो गेम खेलने के लिए चालू भी करना पड़ता है डबल क्लिक करके, तभी सॉफ्टवेयर चालू होता है कोई भी. वैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर चालू करेंगे हम लोग. डन. अब आपके चैट के अंदर मैंने आईपी एड्रेस भेजा है, उस आईपी एड्रेस को ब्राउजर पे डालो और देखो कि क्या हमारा होम पेज आपको दिख रहा है क्या, और अगर नहीं दिख रहा है तो भी दिख रहा है. आप ऑब्जर्व करोगे बहुत देर तक वो ब्राउजर गोल 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 घूमेगा, बाद में बोलेगा टाइम आउट, मैं थक गया, ये पेज नहीं दिख रहा है. सेम थिंग हैपनिंग फॉर एवरीबॉडी. आइडियली आपको कोई होम पेज वगैरह नहीं दिखेगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसके लिए क्योंकि मेरे फायरवॉल को मैंने बताया है कि मेरे मशीन पे सिर्फ SSH का एक्सेस होना चाहिए. आपका पूरा ट्रैफिक मेरा फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है. आप सब लोग अभी क्या करो, पोर्ट 80 या 443 पे एक्सेस करें. करेक्ट. तो हम लोग अभी हमारे फायरवॉल को बताएंगे कि पोर्ट 80 पे लोगों को आने दो. जैसे ही हम लोग उसमें वो एंट्री करेंगे, द मोमेंट वी मेक एन एंट्री, यू गाइस शुड बी एबल टू सी द वेबसाइट.
सो हमारा जो फायरवॉल है, यू गाइस कैन सी इट, व्हिच इज मैप टू द मशीन अंडर द सिक्योरिटी टैब. दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप. सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल बोले तो इनकमिंग ट्रैफिक, सिंपल. यू जस्ट से एडिट इनबाउंड रूल्स. अभी आपको दिखेगा वी हैव जस्ट व्हाइट लिस्टेड पोर्ट 22, मतलब मैसेज. आई ऐड अनदर रूल फॉर HTTP एंड वी मेक इट एनीवेयर. अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ आप में से किसी एक आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो बस वही एक्सेस कर पाएगा. बट सिंस वी आर टेस्टिंग इट आउट, आई विल ओपन इट अप फॉर एवरीवन. नाउ कैन यू गाइस हिट द यूआरएल एंड लेट मी नो इफ इट इज वर्किंग. yes sir. ठीक है, तो अभी आपका फायरवॉल ठीक से काम कर रहा है. सिंपल है. तो अभी मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल किया है. अगर मेरे पास अच्छे डेवलपमेंट स्किल्स होते तो मैं यहाँ पे कोई गेम सर्वर इंस्टॉल कर देता था, राइट. आई कुड हैव आल्सो हैंडल सम बैकएंड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में होगा. सो इन अ नटशेल, ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जो हम लोग सर्वर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. ओके, सो इसके लिए आप देखोगे कि ये बहुत रैम्पेंटली यूज किया जाने वाला सर्विस. अब द वे वी कनेक्टेड टू द मशीन, मैंने इसके लिए कहा कि वो रिकमेंडेड मेथड नहीं है. जो हमने की डाउनलोड किया था उसका कहीं पे यूज किया मैंने? नॉट यूज ना. कहीं पे पासवर्ड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बस कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, वो मुझे लेके गए. मैं मशीन के ऊपर कुछ भी कर रहा हूँ, है ना, पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो भी है. तो सिंस इट डिड नॉट रिक्वायर एनी ऑथेंटिकेशन ऑन माय एंड, दिस इज नॉट इंडस्ट्री प्रैक्टिस. ऑल्सो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट जो हमने फंक्शन यूज किया, इसको पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये काम नहीं करता. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग पब्लिक आईपी बिल्कुल भी यूज नहीं करते. अगर आपका कंपनी मैच्योर है तो आप देखोगे वहाँ पे कोई पब्लिक आईपी नहीं है. अगर कंपनी अभी इनिशियल स्टेज में है, पब्लिक आईपी यूज कर रहा है, तो आप आपकी कंपनी को बता दो कि कभी भी हैक हो सकते हो, है ना. इट्स अ लायबिलिटी. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड. अभी हमने कनेक्ट करके देखा. अब मैंने लिनक्स मशीन को कनेक्ट करके देखा है. सॉरी, एज अ होमवर्क आई वांट यू गाइस टू क्रिएट अ विंडोज इंस्टेंस एंड कनेक्ट टू इट. लिनक्स मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमने वो ब्राउज़र से कनेक्ट किया. लिनक्स मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमें RDP यूज करना पड़ता है. तो वहाँ पे आपको अच्छे से एक यूजर इंटरफेस वगैरह दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम्स. यहाँ पे आई हैव रिटन सम यूज केसेस व्हिच वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट एवरीबॉडी हैड. अब इंस्टेंस हमने बना लिया T2 नैनो. कल को मुझे लगता है कि मेरा इंस्टेंस बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा यूजर आ गए, है ना. मे बी मेरा कोई रील वायरल चला गया और लोगों ने देखा कि इसने कोई सर्वर बनाया, जाके देखते हैं. यू नेवर नो. You go to instance, you stop the instance first. Once you stop the machine, in actions you will see there is instance settings. Do you see this option? Change instance type. कहाँ पे गया? I'm not able to see it. हाँ, there you go. अब ये blurred out इसके लिए है क्योंकि instance अभी stop हो रहा है. जैसे ही stop होता है, you can change this instance type to something else, which might offer higher compute capacity. Not only can you change instance type, you can also scale up the storage that is mapped to the machine. You can also attach additional disks to your instance. जैसे आप अपने कंप्यूटर पे external hard drive attach करते हैं, right? वैसे ही you can also attach additional storage to your machine. All these things are readily available. यहाँ पे भी आपको IAM रोल वगैरह आगे की इसमें पिक्चर में है, बट टिल दैट टाइम आई थिंक वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रीदर. आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर फ्रॉम माय एंड. सर ये एक और क्वेश्चन है थोड़ा, ये नेटवर्क के VLAN वगैरह कहाँ पे मतलब हम सेट कर सकते हैं सर इंस्टेंस में? VLAN वगैरह का हाँ, दिस इज अ फंडा कॉल्ड VPC. सो यू कैन क्रिएट योर ओन नेटवर्क ऑन क्लाउड. Okay. अंडर नेटवर्किंग टैब यू विल सी अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का सेक्शन VPC. उसके अंदर यू कैन डू सबनेट्स, यू कैन इनेबल और ऐड एडिशनल नेटवर्क इंटरफेसेस इफ यू वांट टू. दोस आर थिंग्स आर सपोर्टेड. VPC. Okay. Yeah, it's a separate AWS service altogether. Yeah, any other questions before I hand it over to Ashish for a few minutes? We still have some stuff to see, of course. Let me put the spotlight on me. Yeah. Thanks, sir. We can take the okay. Before I move ahead and share my screen, I request Sachin to share his experience. Just एक दो चार क्वेश्चंस मेरी तरफ से मैं पूछूंगा, लेकिन आपको मतलब ये दिल से क्वेश्चन है एंड आपका सही होना चाहिए जो भी आपका थॉट प्रोसेस है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस शुड बी लाइक ओके हमने आपको बुला लिया एंड आप यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन दो. नो, हमें ये नहीं होगा. और उनके केस में वही होता है. शी जॉइन, हमें पता नहीं लगा आप तक हम लोग कैसे पहुंचे, लेकिन इट शुड बी इन वेरी प्रॉपर वे, राइट. ओके, मैं सिर्फ एक दो सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके बाद अगर किसी को डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, दे कैन आस्क, राइट. ओके, आपका ओवरऑल पैकेज कैसा है? अभी 20.70 मींस इट्स अराउंड 21 LPA फिक्स्ड एसिड मींस या 21. एंड एज पर अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग जनरली कंपनी का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करते. दैट्स आवर पॉलिसी, जानबूझ के नहीं करते. लेकिन इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स उनसे कुछ भी टेक्निकल्स पूछ सकते हैं. दूसरा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्कूपन से जो इन्फॉर्मेशन मिली अब तक, ये तो आप स्किल कर रहे हो, आपके लिए एक नया और प्लेटफॉर्म आ रहा है आपके लिए, जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मीटिंग टोटल एक्सपीरियंस कितना हुआ अभी? ये अभी 6 इयर्स 6 इयर्स हो गया, राइट. ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस जो आप जो कंपनी में जो काम कर रहे हो, वहां पे आपको कुछ दिक्कत है टेक्निकल्स में जो हमने सिखाया या जो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसका कुछ यूज हुआ क्या? वो पहला क्वेश्चन. यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के स्टार्ट से बताना चाहूंगा कि एक्चुअली इंटरव्यू कैसे फेस हुए एंड देन इन द कंपनी ओनली कंपनी आल्सो. सो दो चीजें जो यहाँ पे क्लास में जो पढ़ाया था, एक्चुअली मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाए. सब पहली बात तो ये हैंड रिटन नोट्स थे मेरे. तो जब रिवाइज करता था तो EC2 फॉर एग्जांपल, EC2 ES3 उन सब के प्रैक्टिकल्स वगैरह किए थे 5-6 बार. एंड जब एक्चुअल जब इंटरव्यू में देता था तो एक मेरा एक अप्रोच था कि अभी फॉर एग्जांपल 2 बजे को कोई इंटरव्यू, तो वो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स क्लास से जो जितने लिखे जितने प्रैक्टिकल स्टेप्स वगैरह, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी पूछते थे. फॉर एग्जांपल EC2 सर्वर कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, तो वो चीजें सिर्फ ऐसे मींस नोट्स देख के तो नहीं होती थी, वो प्रैक्टिकल करके भी. तो वो सब चीजें ऐसे 1 to 2 आवर्स में मैं रिवीजन करके इंटरव्यू देता था. मींस इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई थी. एंड देन जब कंपनी में जब मैं ऑनबोर्ड हुआ, तो ऑनबोर्ड होने के बाद जब मेरे पास जो टास्क आए, तो फर्स्ट टास्क था तो AWS का था, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था उनको. VPC EC2 जो अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं, वही एक एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको क्रिएट करना था. और वो ऐसा एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनका. तो उनका क्लाइंट का नाम एक्चुअली मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बट एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो. तो वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए वो उनका एक AWS हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको क्रिएट करके देना था. तो वो पूरा टोटल फीचर स्टोरी उन्होंने डायरेक्टली जब मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ तो 15 दिन के बाद मेरे नाम पे पूरा जिरा टिकट स्टोरी फीचर्स मेरे नाम पे असाइन कर दिया था. तो एक्चुअली मैं टोटली पूरा अनअवेयर था कि एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है. बट जो जब एक्चुअली मैंने वर्क स्टार्ट किया, चीजें देख रहा हूँ कि जो एक्चुअली मैंने जो क्लास में जो प्रैक्टिकल किए वही सेम चीजें मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ. एक्चुअली EC2 सर्वर जो क्रिएट करना है वही चीजें कर रहा हूँ. ES3 के स्टोरेज ऐड करना है, बकेट पॉलिसी अप्लाई करना है,
और VPC क्रिएट करना है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, वो सेम चीजें वहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा था। मुझे ऐसा लगा था मैं वो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ एक्चुअली। ये यस, और ये था कि उसके बाद मैंने AWS का सर्टिफिकेशन भी किया। तो जब मैंने ये जो आर्किटेक्चर उनको सब डिलीवर किया एंड अलॉन्ग विद दिस कुछ DevOps के भी टास्क थे उनके, तो उसके बाद मुझे मिनिमम अभी तक 3 to 4 टाइम्स एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिला कंपनी का, मींस लास्ट 2 क्या ईयर्स बात है, या congrats. वन टाइम क्वार्टर ऑफ द मंथ एंड 3 टाइम्स एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। मींस जो लोग वो कंपनी में 5-6 साल से काम कर रहे हैं AWS एंड DevOps सेम स्किल सेट पे, वो उनको भी अभी तक नहीं मिला कि वो अवार्ड्स वगैरह सब मुझे मिला। मींस वो सेम चीज अभी आज भी अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, तो अगर कोई ऐसे रैंडमली मैं अभी कभी क्रॉस चेक करता हूँ कि ऐसे रैंडमली नौकरी से कॉल आए तो दे दिया इंटरव्यू, तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि वो नोट्स उठा लो, वो पढ़ो, बस 1 to 2 आवर्स में वो नोट्स हो जाते हैं मेरे, देन इंटरव्यू दे दो, बस इतना ही। मींस एक रियल टाइम सिनेरियो, मींस जो एक्चुअली यहाँ पे जो रेप्लिकेट कर रहे हैं वो सेम चीज मैं वहाँ पे भी कर रहा हूँ अभी भी, AWS का भी एंड DevOps का भी। तो या मींस दैट्स ऑल अबाउट करंट एक्सपीरियंस। आपका जो सांस फूल गया है, उसी से हमें पता चल रहा है कि ये reality क्या है। थैंक्स फॉर योर Yes. इनपुट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूपा सर ने एक 2 दिन पहले हमें ये चीज बोली थी कि जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे 1 मिलीमीटर भी वहाँ पे अलग नहीं होगा। ये सही है, गलत है? Yes, absolutely right. अगर ये सही है, दैट मींस व्हाट वी आर इन अ राइट पाथ। अब ये Yes. तो हम लोग 2 इंस्टेंसेस देख रहे हैं, 3 इंस्टेंसेस देख रहे हैं या फिर सर्विसेज देख रहे हैं, लेकिन इसको आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, राइट? और एक चीज जो आपने जो सीखा, ठीक है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, नॉट ओनली सचिन का केस में, अभी मैं 1-2 मिनट लेता हूँ, जैसे भी अभी वैसे मुझे ब्रेक दिया गया है सर की तरफ से, 2 मिनट का मैं बेनिफिट लूंगा। सचिन का केस में, ठीक है, सचिन जब हमारे यहाँ पे आए थे, सचिन के पास मैं, मुझे पता नहीं मैं रिवील करूँ इन्फॉर्मेशन या नहीं, सचिन नहीं कर सकते हो आप, कर सकते हो। Yes. आपका Yes, yes. उनका बीटेक हुआ है शायद, बीटेक हुआ है, Yes, yes. बीटेक हुआ है, ठीक है। एंड जब ये यहाँ पे आए थे, हमारा कुछ फीस है, सर्टेन फीस है AWS Azure Terraform DevOps का, सुबह में जब आए थे, तो उनका केस में ये हुआ था कि उनका पास आधा पैसा था फीस भरने का, ठीक है, आधा पैसा था। एंड आधे पैसे के लिए ही वाज लाइक, मेरे पास आए थे, मुझे आज भी वो दिन याद है, ठीक है, अट्रैक्टिव जवान है, पूरा बहुत हाइट है उनका, मैं सामने देखा है मैंने, ठीक है। एंड उनको मैंने, वो बोले कि सर ये आधा फीस है मेरे पास एंड मेरे फीस भरने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। तो वो बोले सर मैं थोड़ी देर में फीस भरता हूँ। एंड ही उन्होंने वो फीस पे भी कर दिया। जब मैंने वापस पूछा कि ये फीस पे करने में आपको दिक्कत क्या आ रही है, यू गाइस वोंट बिलीव इट, इनसे कंफर्मेशन ले लेना, सामने है वो, ठीक है। उनका मांगा मंगलसूत्र शायद उन्होंने वो ये किया था, Yes. का जो कौन सा शॉप होता है, Yes. मणप्पुरम कुछ तो था, Yes, मन्नापुरम गोल्ड लोन, yeah. ये आपने वो Yes. पैसा किया था। एंड मतलब इट वाज लाइक, तो हमने भी वो डिले करके दिया, टाइम में थोड़ा सा कि Yes. जो इतना दिक्कत है तो नो इशू, आप कर लो। इतना करने का जवाब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, मुझे याद है, इनका एग्जांपल मैंने बहुत जगह पे दिया है कि भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तुम्हारे घर पे, तो आप लोग आप जॉब क्यों नहीं करते? ही वाज डूइंग एमपीएससी वाला प्रिपरेशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर मैं जॉब करता हूं, जॉब करता हूं। तो बोला जॉब कहां करते हो, तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे पास क्या है, जॉब क्या करते हो, मैंने पूछा। ये बंदा, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी में जॉब कर रहा था, इतना हट्टा-कट्टा नौजवान, मतलब देश का क्या हाल हो रहा है, एंड व्हाई ओनली बिकॉज़ ही डोंट हैव राइट पाथ, राइट इन्फॉर्मेशन ये बंदे के पास नहीं था, राइट गाइडेंस नहीं दिया गया था। इसलिए मतलब कितना परिस्थिति, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत लोगों को कुछ सिखा रही है। एंड अब आई डोंट नो इनका लाइफ में क्या चेंज आया है, अब उनका मंगलसूत्र कितना बड़ा हुआ होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन Yes, sir. 22 लाख में बहुत बहुत कुछ होता है। यस एक्चुअली सर, वो मंगलसूत्र भी अभी वहाँ से रिन्यू करके उनको डबल करके दिया एक्चुअली। सच बात तो ये है कि जब जॉब लगने के बाद मम्मी ने जो आपसे बात की थी कि जो वो जितनी हैप्पी थी, तो आज तक उनका मींस घर में कुछ ऐसा नहीं था, तो उनका सिर्फ था कि गांव में एक अच्छा घर होना चाहिए। वो सब चीजें एक्चुअली सर विदिन 2 ईयर सब चीजें कर दी। एक 4 व्हीलर, सिर्फ पेरेंट्स को एक अच्छा बंगला चाहिए गांव में, एक 4 व्हीलर चाहिए, वो सब उनकी जो चीजें थी मैंने अभी प्रायोरिटी उनको दे दी कि तुम्हें जो अच्छा चाहिए, मींस जो बंगला चाहिए, जो घर गाड़ी चाहिए, वो सब चीजें उनको प्रायोरिटी पहले कंप्लीट कर दी। एंड सच बात तो यूपीएससी में मैंने 4 to 5 ईयर्स मींस मैंने खराब कर दिए पूरे। मींस खराब नहीं बोल सकता, वहाँ से भी कुछ अच्छा नॉलेज गेन हुआ, बट एक्चुअली मेरा पाथ पूरा मींस भूल गया था। इंजीनियरिंग 2017 में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ, उसके बाद 5 ईयर्स का 4 to 5 ईयर्स का गैप हो गया। उसके बाद इवन फ्रेशर्स कोई कंपनी खड़ा भी नहीं करती थी, कॉल भी नहीं आते थे, कुछ भी नहीं था। एंड इवन एक बात और बोलूंगा कि जो सिक्योरिटी में 1 ईयर में जितना कमा रहा था, अभी 1 मंथ की सैलरी भी उससे ज्यादा है। ये एक रियलिटी है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली हमारे पास अगर कोई आ गया, स्टूडेंट कोई बंदा आ गया ना, दैट मींस व्हाट, उन्होंने पूरा मतलब मार्केट का झंझोड़ कर दिया होता है, खत्म। सर मेरे यहाँ पे अगर कोई आ गया ना, बिलीव मी, ठीक है, मेरे यहाँ पे अगर लोग आते हैं ना, तो वो बोलते हैं सर हमारे लिए पूरे रास्ते खत्म हो चुके हैं, यू आर द ओनली ऑप्शन। ऐसा करके ही लोग आए हम तक, एंड हमने कोशिश की है, एंड हम किसी के होप के साथ नहीं खेलते, ये पक्का, ये पक्का, ये होप के साथ नहीं खेलते। आज तक हम लोग 13 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 14th ईयर में हम लोग हैं, 14 साल से हम लोगों को सर्व करना, हमें पता है करना क्या है। एंड ऑल बेस्ट टू एवरीवन, पूनम, सचिन, जो लोग अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं कंपनीज के अंदर, पैसा कमा रहे हैं, फ्लैट ले चुके हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, फैमिली उनकी सेटल है। एंड मुझे आज भी आपके माँ का कॉल याद है, भूला नहीं हो, ये उनका वो एक्चुअली कॉल मराठी में था, लेकिन इन लोग Yes. ये शायद इनको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर उनका सेंटिमेंट जो है ना, दैट वाज प्योर। उनको एक ही बोलना था, थैंक यू, एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दैट, थैंक यू, ये जो भी है, एंड उसको और आगे बढ़ाते रहो, यही हमारा। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर इनपुट्स। Yeah. शायद इन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो गया, पता नहीं लोगों को ये लोग कैसे लेते हैं इसको पॉजिटिव, या पता नहीं इनको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड होगा। हम लोग कुछ भी चीजें स्क्रिप्टेड नहीं रखते, ये हमारी रियलिटी है, ठीक है। अलग में ठीक है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो कि हम लोग कल देख रहे थे, कुछ समय टाइम ज्यादा नहीं लूंगा मैं। कुछ कल एक्चुअली ये कुछ ऑफर दिया था आप लोगों को, ठीक है। एंड ये जब दिया गया था उसके बाद एक ग्लिच आया था यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट पे, तो मैं रिपीट करता हूँ इन्फॉर्मेशन। एंड कुछ लोगों ने हमें ऑफर क्या है एग्जैक्ट वो पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैं रिट्रेट कर रहा हूँ, जो कि आज फिर से मैं रिपीट करता हूँ। 2 मिनट सिर्फ मुझे दो, एंड अगेन गिव द कंट्रोल टू गोपाल सर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है अब तक, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स, अकाउंट क्रिएशन आप लोग खुद करके देख लेना, EC2, ठीक है, और जो सर्विस है उससे इन्फॉर्मेशन लिखी थी। S3 इंस्टेंस जो आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। IAM जो एडवांस में हम लोग देखेंगे, एडवांस AWS में VPC, क्लाउड वॉच, SNS, इवेंट ब्रिज, क्लाउड ट्रेन, RDS, AWS सीक्रेट मैनेजर, AWS सिस्टम मैनेजर, एटना, AWS SSO, AWS सीक्रेट मैनेजर, AWS CLI, SNS, ये कुछ सर्विसेज के नाम है जो हमें इन डिटेल सीखने हैं। जैसे हम लोग ये बेबी स्टेप्स करके एक एक चीजें देख रहे हैं, वैसे ही आगे जाके ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि ये हमें अंदाजा जाए। सो एक्सपर्ट बनने के लिए 2 या 3 चीजें सिर्फ देख के बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए ये सारी चीजें आगे के एडवांस वाले Curriculum is rather a job profile oriented. I'll tell you the reason I'm saying this is AWS has created those certifications, let that be solution architect, DevOps professional, networking professional, security specialty, database specialty. There are numerous of them. However, getting those certifications does not mean that you're capable of doing that job. I'll give you an example. So, cracking a solution architect associate exam is fairly easy, but that doesn't mean that you having that certification, organization is going to assign you an architectural role. To become an architect, you have to have n number of years of experience by deploying n numerous solutions. So certification, we have kept it very separate from our curriculum. Now the curriculum has been designed to suit for a role which is primarily diving into AWS operations profile, this particular syllabus that you're looking at front. So it need not, it might definitely help you to crack a certification, but it is not the final goal here. The final goal here is to crack an interview and survive in a AWS operations sort of a role. Okay. So
can I just know what are the topics basically this course covers in terms of the various things in AWS, for example, EC2, S3, and all those things? What Ashish, sir, just exactly it covers? sharing that particular screen itself. Yeah, so that I can have a look at it in terms of what it covers and what it doesn't cover. See, basically, my background, Ashish, is more of a person who does system design. It's not into operations. I was formerly in storage, so storage design as well as cloud design in terms of fit for production and then implementation. So I was just thinking, what will be the exact course for me and what will it cover? Just one thing to add. I'll talk from the perspective of system design. So only after designing, a particular team jumps into operations, right? Let's say you design an architecture, you hand it over to operations team, and they'll take it from there. Yeah. Now, for us to be able to design it in a fairly optimal way, we have to have understanding of the smaller puzzle pieces, right? Only then we can see the bigger picture. So this has been like my philosophy so far. If I have to look at the bigger picture and form an understanding of something before I jump into designing, this is where I would prefer to have a look at variety of options a particular platform might provide. Just as an example, database ke liye AWS provides 10 services. Now I need to have understanding of those services and have a fair idea on what each service provides and which use case it will be suitable for. So let's say I currently want to deploy something, a very small piece of code. AWS will give you multiple options. I can do it on EC2 or I can do it on Lambda. Now, which one I should go with? I'll not know it if in terms of design until I have practically implemented those two services. So even though we are targeting our operations profile, but this might help you on the system design. So this is more of a course which covers operations in terms of the command line as well as the menus and implementation, like how you're teaching now, correct? Yeah. More of that and more of knowledge in terms of the various concepts. And I always like to add some business context to it as well. I feel until you know where it is being used, person who is appearing for an interview will not be able to elaborate it further. एक storytelling होता है ना जब हम लोग interview में जाते हैं. If you form a nice story कि probably let's say my organization has a particular application design, it is hosted on AWS. My organization's help my business is retail business or healthcare business. That's how we are leveraging AWS to earn some money. This storytelling will only come if you understand the business context. This is what I prefer, or rather we prefer here at Skupan. Whenever we are teaching any tech stack, not just simply doing it, but why it is being done. That's our USP, I would say. So Ashish, this offer cannot be extended by more one day, so that I can just think about it a little. Okay, if you send me the details of what all it covers, then I mean the detailed course as to what you're doing, which each and every concept and how many hours and all that stuff. I can have a look at it and decide something by tomorrow at 10 morning. Tomorrow at 10. Okay, I'll check with the team and what can be done in your case. Yeah. Okay, because And when is this course going to start? Basically, if we pay the amount now, it will start when? What date? Okay, we're targeting mid-December. Exact date will be conveyed on the your community. Okay, so we're targeting on mid of December. If dates are getting varied, then we'll convey it in advance. Okay, and regarding your the course content, okay, we'll see cloud computing, account creation, EC2, S3, which we are already covering up. Okay, but the main instances or services which we are going to cover, these are listed here. Okay, if you want, Gopal sir can quickly go through for each of the services which we are going to cover up. Along with that, we are going to send you the detailed syllabus which we are going to cover on your community channel. Fine? Is it fine, Vijay? Community chat, 1 second. What is the, I have already put in that, but I didn't get anything. How do I subscribe to that? Okay, fine. So I'll ask my teammates to share the community link again. Yeah, sure. Yeah, and give me some time so that I can go through it and then decide. Yeah, sure. Okay, thanks. Thank you. तो इसके लिए उसे वॉल्ट में या फिर सीक्रेट्स मैनेजर में रखा जाता है. सिस्टम्स मैनेजर ये अगेन एक सेंट्रली कंट्रोल करने का तरीका है आपके सर्वर्स को. आप एक जगह पे बैठ के एक साथ हजारों इंस्टेंसेस के साथ एक साथ कमांड मार सकते हैं. From a single screen, you can literally run commands, remote commands on thousands of instances from a single place. That's what SSM gives you. Athena is a serverless querying engine. अब serverless में बोलता हूँ लेकिन बैकएंड में सर्वर होता है, लेकिन AWS ने उसका पैकेजिंग इस तरह से किया है कि आपको पीछे का सर्वर नहीं दिखेगा. तो दिस इज अ क्वेरिंग इंजन. अगेन इसे यहाँ पे इसके लिए रखा जा रहा है क्योंकि आप RDS के साथ इसका कंपैरिजन कर सको एंड डिसाइड कर सको कि कौन सा कब यूजफुल है. जब आपको दो सर्विसेज दिखेंगे जो सेम काम करते हैं, ऐसा लगता है सेम काम करते हैं, बट देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू ईच. दीज टू सर्विसेज वी विल यूज टू ड्रॉ पैरेलल. यही चीज सोल्यूशन आर्किटेक्ट करता है. एक सोल्यूशन डिप्लॉय करने के बहुत तरीके हैं, कौन सा यूज करना चाहिए, कौन से सिनेरियो में. दिस इज व्हाट विल हेल्प अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स वी हैव मोर. AWS SSO, अगर आईटी में किसी ने काम किया है या फिर कोई भी कंपनी में काम किया है, आपने देखा होगा कि आपके ईमेल का पासवर्ड, आपके टीम्स का पासवर्ड एक ही होता है. हैज एनीबॉडी ऑब्जर्व दैट? लैपटॉप का पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड, टीम्स का पासवर्ड सबका एक ही है. यस. ना, ये कहाँ से हुआ? ये आप जब कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी में एक एंट्री बनता है, वही सारे पासवर्ड को एक साथ सिंक करता है. तो AWS में भी वी हैव SSO, सिंगल साइन ऑन. आप एक जगह से मल्टीपल अकाउंट्स में लॉगिन कर सकते हो. दैट्स द आइडिया. I think secrets manager we just discussed. Now AWS CLI. Somebody on the yesterday asked a very good question कि multiple objects अगर मेरे डिलीट हो रहे हैं तो उसको अगर एक एक करके रिकवर करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा. Right? Somebody asked it. I think Vijay or Sachin yesterday.
AWS CLI is a way of interacting with AWS with commands. अभी आप ब्राउजर से कर रहे हो जिसे हम लोग कंसोल कहते हैं. AWS CLI में आप कुछ कमांड्स रन कर सकते हो और जो चीज़ आप कंसोल से कर सकते हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो एंड मोर. So it overcomes the limitations given by console. That's AWS CLI. SNS is a notification service. जैसे मेरा इंस्टेंस का 80% स्टोरेज हो गया फुल, तो मुझे एक ईमेल आ जाएगा. ईमेल भी भेज सकता है, ये SMS भी भेज सकता है कि भाई तेरा इंस्टेंस का स्टोरेज फुल हो गया, टेक सम एक्शन. सो इट इज जस्ट देयर टू सेंड नोटिफिकेशंस. यहाँ पे आप मास में नोटिफिकेशन भेज सकते हो. ओके, सो दीज आर इन अ नटशेल द सर्विसेज दैट वी आर प्लानिंग टू ऑफर. Aside from these, okay, we might add more depending on the where we are at that moment, but these will definitely be there. This is the bare minimum. When we are conducting, of course, we might discuss something extra, and that will just be there. Okay, so we'll share all the details in detail. Okay, जो आपका कम्युनिटी पे आएगा, ठीक है. अगर आपको नहीं मिला कम्युनिटी पे, you can contact us. Already आप लोगों का नंबर है हमारे पास. Okay, fine. Anything else you guys want to? क्योंकि कल आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन में दिक्कत आई थी. जिन लोगों ने पहले ही ऑप्ट कर लिया है, apart from those guys, you want to opt, immediately आप लोग उसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है. Anything else? So I'll handing over to Kapil sir. Stop sharing. All right. Let me take the spotlight. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हमने अभी देखा कि हमारा जो EC2 है ये easy स्पेसिफिक है ना. यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक बैकअप्स वगैरह बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो इसका बैकअप लेना बहुत जरूरी है. तो हम लोग अभी देखते हैं इसका बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करेंगे. इट विल जस्ट टेक 5 to 10 minutes. जस्ट बेयर विद मी. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वर मैनेजमेंट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, अब बैकअप लेने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम लोग सबसे इजी तरीके के साथ जाएंगे जिसका नाम है टेकिंग एन AMI, एज इन क्रिएटिंग आवर ओन इमेज. सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द चेकबॉक्स ऑफ योर इंस्टेंस, क्लिक ऑन इमेज एंड से क्रिएट इमेज. इमेज को एक नाम दे देते हैं, एंड से क्रिएट इमेज. राइट, तो ये आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में AMIs में दिखेगा. इसको बनने के लिए एक 5-10 मिनट्स लग सकते हैं, बट द आइडिया हियर इज ये जो बैकअप अभी आ रहा है, स्टेटस अभी पेंडिंग है, जैसे ही बैकअप अवेलेबल स्टेट में आ जाएगा, कल को हमारा इंस्टेंस अगर गलती से डिलीट भी हो गया, नो इश्यूज. ओके, तो पहले के जमाने में जैसे कुकिंग शोज होते थे ना, कुकिंग शोज में बोलते थे कि मैंने पहले से ही बना के रखा है ना, कुछ चीज़ पहले से बेक करके रखी क्योंकि बेक करने में आधा घंटा लग जाता है. वैसे मैंने पहले से एक यहाँ पे एक बैकअप बना के रखा था जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस. यू विल सी आई हैव दिस बैकअप ऑलरेडी. मैं अगर इसको यूज करके इंस्टेंस लॉन्च कर दूं, यहाँ पे अभी वापस AMI पूछने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा. इट्स अलाउ इट टू लोड. ये हमारे मेन इंस्टेंस का बैकअप है, जो वेब सर्वर वाला था ना, टेस्ट वेब सर्वर वाला, उसका बैकअप है ये. देखो यहाँ पे AMI पहले से प्रीलोडेड आ गया क्योंकि मैंने AMI के स्क्रीन से ही इसे लॉन्च किया है. रेस्ट ऑल थिंग्स इफ आई वांट आई कैन अल्टर, इफ आई डोंट वांट आई कैन लेट देम बी. I'll just select existing firewall, shouldn't be a problem. That's it. I'll launch this instance. देखो अभी ये नया इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्च होने देते हैं, 1 मिनट लगेगा. लॉन्च होने के बाद अगर इसके ऊपर पहले से ही कुछ डेटा है ना, तो हम लोग कहेंगे कि बैकअप एंड रिस्टोर इज सक्सेसफुल. वुड यू ऑल एग्री? इफ दिस न्यू इंस्टेंस हैज सम डेटा, राइट, व्हिच इज आवर ओरिजिनल वेब सर्वर, तो वी कैन सक्सेसफुली से हमारा बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन और अदर ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. तो लेट्स सी. नया इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है. लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट टू इट. अभी प्रॉब्ली रनिंग सेट में नहीं आया, देखते हैं. या फिर मेरे फायरवॉल में कोई एंट्री मिसिंग भी हो सकती है क्योंकि मैंने पुराना वाला यूज़ किया है कोई. आई एम नॉट श्योर उसमें क्या क्या एंट्री है. हो गया, तो हमने एक बैकअप से इसे रिस्टोर किया है. अब देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या. डू यू सी देयर इज सम डेटा. नॉट ओनली दिस, आप देखोगे यहाँ पे कुछ पैकेजेस भी दिख रहे हैं आपको Node.js के. ये मेरे ओरिजिनल जो इंस्टेंस मैंने बनाया था वहाँ पे Node.js इंस्टॉल था, उसका बैकअप लिया था, तो आपको ये रिस्टोर इसमें वही दिखेगा. आपको मैं HTML का फाइल भी दिखा देता हूँ. सीरियस, ये आपका अपलोड रिज्यूमे का बटन वगैरह, ये पूरा फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है. कोर्स सेक्शन, AWS का लोगो, पाइथन का लोगो, डेटा साइंस का लोगो, एवरीथिंग इज देयर. Okay, so using an AMI is how we take backups of our EC2 instance. Now there are ways to automate it as well. इसको आप पूरी तरह से automate कर सकते हैं using something called as lifecycle manager. But again, that's a story for another day. All right. So how do we take backups? Take an AMI. You simply create a new machine using that AMI to restore that machine. As easy as that. Yeah, I think that's the last thing that I wanted to cover for today. We are almost out of time as well, but we have plenty of time to go through the questions.
if any